वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने धारा के वर्ग माध्यमूल मान की गणना हेतु व्यंजक स्थापित किया था और जिस सूत्र की स्थापना हम लोगों ने की थी वो था IRMS बराबर I0/√2, राइट। उसी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया गया है। क्या दिया है बच्चों? और उस सवाल में मुझसे कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर 6sin314t है, तो उस धारा का शिखर मान बताऊं। धारा का शिखर मान को हम लोग I0 से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा का शिखर मान पूछ रहा है, धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति को F से प्रदर्शित करते हैं, और धारा का वर्ग माध्यमूल मान यानी IRMS, ये तीन चीजें पूछ रहा है। करें शुरुआत। तो हम ये जानते हैं कि धारा का जो समीकरण होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया जो दिया है, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करो भैया, दोनों को देखो जरा घुर्रा घुर्रा के। जैसे यहां पर I0 दिया है, I0 की जगह यहां क्या दिया है? 6 दिया है, तो यहां से मुझे पता चल गया I0 बराबर 6 एम्पियर। ये मेरा पहला आंसर आ गया। नहीं यही बात समझ में क्लियर है? अच्छा, दूसरा ये देखो, मुझे आवृत्ति निकालनी है। अब मुझे में आवृत्ति कितना ना दी करी, पर मुझे तो एक मालूम है आवृत्ति का एक सूत्र होता है, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर ओमेगा पता चल रहा है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। आवृत्ति के पदों में ओमेगा का सूत्र 2πf होता है। तो जब मैंने दोनों की तुलना की तो यहाँ से मुझे ये भी मिल गया, ओमेगा बराबर 314। तो ओमेगा बराबर हमें मालूम है 2πf होता है, यस और नो। तो f बराबर 314 वटे 2π नीचे आ जाएगा, 2π की जगह लग गया 3.14 लिख दूं। समझ रहे हैं आप बात को? दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 पड़ जाएंगे। 314 से 314 कट गया, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। और हमने पढ़ा भी है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। आ गया 50 हर्ट्ज। सीन क्लियर से भी को? आगे उसने मुझसे पूछा है कि धारा का वर्ग माध्यमूल मान बताऊं। बताओ भैया, धारा के वर्ग माध्यमूल मान का सूत्र I0/√2। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो IRMS बराबर अपॉन में √2, तो मैंने ये लिख दिया। I0 की जगह क्या लिखूं? 6 लिखूं। 6 को ऐसे लिख दूं 3 गुणित 2 है, वैसे चाहे जैसे कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। 3 गुणित 2, 2 को ऐसे लिखूं √2 इंटू √2। बोलो भैया, 2 यही तो होगा। समझ में आ रहा है? √2 मैंने ऐसा क्यों किया बताओ? हाँ, तो √2 से √2 कट गए। IRMS बराबर आपका कितना आ गया बच्चों? 3√2 एम्पियर। समझ गए बात को? और आगे बढ़ाना है तो √2 की जगह 1.414 रख के और आगे भी सॉल्व कर सकते हो। भाषा समझ में आ रही है? उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा ये, राइट। इसके बाद हमारे को बेटा अगला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभव का तात्क्षणिक मान ज्ञात करिए। कौन सा मान ज्ञात करिए? तो तात्क्षणिक विभव का कोई सूत्र पढ़ा था आपने? क्या है बताओ? हाँ, कल मैंने शायद बताया भी था आपको, पता नहीं कब बताया था, लेकिन बताया था। मैंने बोला जब विभव समय पे निर्भर करता है तो उसे तात्क्षणिक विभव कहते हैं। बोलो भैया, तो विभव का तात्क्षणिक मान यही तो हुआ। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये तो पट्टे ने आवृत्ति दी है 50 हर्ट्ज, जी क्या है? अब ये है तो विभव 220 वोल्ट, वोल्ट है। अब विभव तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं, कौन सा वाला विभव है? VRMS भी होता है, V0 भी होता है, बहुत सारे विभव होते हैं। VRMS है, कैसे पता? हाँ, क्योंकि ये किसी न किसी वोल्ट मीटर से नापा होगा, और वोल्ट मीटर से नापी गई धाराएं या विभव कैसे होते हैं?
वर्ग माध्य मूल मान होते हैं, बताया था। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा विभव है, VRMS। आपको स्टेप क्लियर हुआ? बस चमका दो, अब का होगा खेल। V0 चाहिए, VRMS दो पट्ठन ने। तो यहाँ साइड में कर रहा हूं आप लोगों के लिए। हम ये जानते हैं कि VRMS बराबर V0/√2। बोलो भैया, वो अपने को चाहिए मान काय का, V0 का चाहिए, तो √2 को इधर ले आऊंगा तो ऐसे हो जाएगा VRMS √2 बराबर V0। बोलो भैया, तो V0 की जगह क्या टांग दूं, VRMS √2 बचा साइन। अब ओमेगा उनाने पर आवृत्ति दइए पट्ठन ने, का कर दूं 2πf/40। अब दे दो वैल्यू। बोलो वी रमेश, √2 साइन 2। क्लियर? पाई का मान कितना होता है, 3.14। आवृत्ति कितनी है, 50 × t। समझ में आ रहा है? दशमलव हटाऊंगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे 2 बिंदी बढ़ जाएंगे। 2 से 100 उड़ाऊंगा 50 पाऊंगा। बोलो भैया, 50 से 50 उड़ाऊंगा, तो v बराबर आपका हो गया बंधु 220 √2 साइन 314t। या तो ऐसे ही लिख दो। और विभव निकाला है तो मात्रक क्या होगा, वोल्ट। और आगे बढ़ाना है तो √2 का मान होता है 1.414, लगभग 1.5 गुना हो जाएगा। 300 कुछ आंसर आ रहा होगा इसका, देखो तकरीबन कितना, 311। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है? ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, √2 का मान 1.414 लिख के इसका गुणा करके कर दोगे तो भी चलेगा। गुणा करके करोगे तो यही आंसर आपका आएगा 311 साइन 314t। समझ में आया आप लोगों को? कर तो नहीं पाएंगे ना? कर लेंगे? उतार लो। बच्चों, इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताऊं। क्या बताऊं बच्चों? किस किस में अंतर बताऊं? मैं इतने समय से आपको पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर को शुरू हुए काफी दिन हो गए हैं, और मैं बातों ही बातों में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता चुका हूं। तो बारी है आज सुनने की। ये क्वेश्चन आपका लगभग तैयार सा ही है, पर अभी कोई पढ़ेगा नहीं, अभी सब सुनेंगे। क्या करेंगे? हाँ, सुनेंगे। क्लियर है? तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। जो लोग कंसिस्टेंटली रेगुलरली आ रहे होंगे क्लास में, उन्हें सब याद होगा ऐसा मुझे लगता है। ये भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। दिष्ट धारा की आवृत्ति अगर कोई पूछे, ये आपने अभी नहीं पढ़ा, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। कितनी होती है? 0। ओटी वगैरह में बहुत आ जाता है कि भैया दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 0 होती है। क्लियर है? और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अच्छा, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा, है ना? रेको मत, सुनो समझो तब बोलो। को एक कह देगा तो से भैया रिपीट करने लगे, अपनी तो बुद्धि लगाओ। नहीं है ये बात समझ में? तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, हाँ, और अगर वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा। सुर पे न जाएं, दिमाग लगाएं। समझ गए? तो क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। और वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, हाँ, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते। अच्छा, जानती हो क्यों? एक बात बताओ यार, अपन ने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, कौन सी घटना पर आधारित था? अन्योन प्रेरण की। तो वहां पर आप बोलते थे प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरण, है ना? प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर में मुझे काम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करना पड़ रहा है। अब आप ही बता दो, धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए मैं कौन सी धारा का इस्तेमाल करूं? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ही तो समय के साथ बदलती है।
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। जो बोला समझ में आया? जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग का पार्ट मैंने जब पढ़ाया था 2-4-6 दिन पहले, तो मैंने बताया था प्रत्यावर्ती धारा धारा का कौन सा प्रभाव दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव। प्रत्यावर्ती धारा धारा का केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, वो केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। जबकि जो दिष्ट धारा है वो दुष्ट धारा है, वो सारे प्रभाव प्रदर्शित करती है, ऊष्मीय प्रभाव भी, चुंबकीय प्रभाव भी और रासायनिक प्रभाव भी। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अब आप बताओ विद्युत अपघटन की क्रिया, तो ये धारा का कौन सा प्रभाव होगा? ना, मैं धारा पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं विद्युत अपघटन की क्रिया। उसमें आप विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित करते हो तो 2 भागों में टूट जाता है, ये धारा का कौन सा प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव है। तो आप बताओ विद्युत अपघटन की क्रिया में हम ये बोलते थे, हमने पढ़ा था, जब किसी विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, यहां पर ये कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है जिससे वो तो अपने अभी हैं दिष्ट धारा। विद्युत अपघटन की क्रिया दिष्ट धारा से होगी, प्रत्यावर्ती धारा से नहीं होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा धारा के रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अच्छा, एक जमाना था जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैं ऐसे धारावाही परिनलिका बनाता था, अगर आपको याद हो तो, और मैं कहता था यहां पर मैं ऐसे धारा प्रवाहित करता हूं तो इसमें काय के लक्षण आ जाते हैं? चुंबक के लक्षण आ जाते हैं। ऐसे चुंबक को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक, बोलते थे। अब भैया विद्युत चुंबक जो हैं, आपको क्या लगता है यहां पर जो मैं धारा बहाता हूंगा वो कौन सी बहाता हूंगा? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा से, वैसे भी सेलों से दिष्ट धारा बहती है ना, दिष्ट धारा बहाता हूंगा, क्योंकि हमें मालूम है प्रत्यावर्ती धारा धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। सही बोल रहा हूं? तो बताओ विद्युत चुंबक कौन से धारा से बनाए जा सकते हैं? दिष्ट धारा से। क्या प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत चुंबक बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। बात समझ में आ रही है? प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, दिष्ट धारा सारे प्रभाव दर्शाती है। अब ध्यान से सुनना, हमने एक चैप्टर पढ़ा था धारा के चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 4। वहां पे हमने धारा मापी पढ़े थे, चल कुंडल धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। और चल कुंडल धारा मापी 2 प्रकार के थे, किलकित कुंडल धारा मापी, निलंबित कुंडल धारा मापी। वहां कुंडली घूमती थी, याद आ रहा है? अब ये जो धारा मापी हैं, तो नाम से ही पता चला धारा मापी, क्या नापेंगे? अब ये धारा नापेंगे तो ये कौन सी धारा नापते होंगे? क्यों प्रत्यावर्ती? देखो धारा मापी है, समझना, तो धारा नाप रहा है, लेकिन ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़े थे? धारा के चुंबकीय प्रभाव में। यानी ये जो धारा मापी है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। हाँ, तो ये दिष्ट धारा नापते हैं। कौन सी धारा नापते हैं? हाँ, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दिष्ट धारा को नापने वाले यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। बोलो भैया, यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर मैं ये चाहूं कि उन धारा मापियों से मैं प्रत्यावर्ती धारा नाप लूं तो नप जाएगी? नहीं नपेगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए हमें एक अलग प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं तप्त तार धारा मापी। क्लियर? प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए हमें अलग प्रकार के धारा मापी का यूज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं तप्त तार धारा मापी। तप्त तार धारा मापी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर नाम याद रखना है। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस यंत्र से, जिस धारा मापी से प्रत्यावर्ती धारा नाप रहा हूं, क्या उससे दिष्ट धारा नप जाएगी? नप जाएगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाला धारा मापी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होगा, तो दिष्ट धारा उससे नप जाएगी, क्योंकि दिष्ट धारा ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। जिस धारा मापी से दिष्ट धारा नापी जा रही है, क्या उससे प्रत्यावर्ती धारा नप जाएगी? तो नहीं नपेगी। समझ में आ रही है बात? जो बोला वो समझ में आया? एक और बात,
अगर मैं समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा लूं, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा लूं, तो इसमें से प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। और कोई पूछे कितनी खतरनाक होती है, तो बोलना √2 गुना खतरनाक होती है, √2 टाइम्स। क्लियर है? √2 गुना खतरनाक होती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। बाकी कर रही बात पेपर की, तो पेपर में लिख देना समान वोल्टेज की एसी डीसी से अधिक खतरनाक होती है और डीसी एसी से कम खतरनाक होती है। समझ गए? अब वैसे मैं आपको कारण समझा दूं। ये एसी है यानी कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। और ये डीसी है, कौन सी धारा है? और मैं समान वोल्टेज की ले रहा हूं, यानी ये भी 200 वोल्ट पे ले रहा हूं और ये भी 200 वोल्ट पे ले रहा हूं। समान वोल्टेज की है, दोनों के वोल्टेज बराबर है। फिर मैंने क्यों बोला है कि एसी ज्यादा खतरनाक होती है डीसी से? और कितनी खतरनाक होती है? मैंने बोला √2 गुना। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, उसका कारण समझें। कारण बॉस ये है कि दोनों के विभव समान है, एसी और डीसी के। अब मुझे मालूम है दिष्ट धारा, ये दिष्ट विद्युत वाहक बल, वह विद्युत वाहक बल जो समय के साथ नहीं बदलता उसे दिष्ट विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये तो फिक्स है, न बढ़ेगा न घटेगा। सही बोल रहा हूँ? जे मान तो फिक्स है, 200 है तो 200 ही रहेगा। अब अपन जा पे आते हैं। पहले तो मुझे बताओ जी कौन सा विभव है? प्रत्यावर्ती विभव तो होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती विभव में आग लगे विभव के बहुत सारे मान होते हैं। विभव को शिखर मानंग होता है, विभव को वर्ग माध्य मूल मानंग होता है। बोलो। अच्छा, तो ये वर्ग माध्य मूल मान है काय? अच्छा। और प्रत्यावर्ती विभव में जो मालूम है वह विभव जो समय के साथ बदलता है, यानी इसका विभव इस प्रकार बदलता है। ग्राफ में पढ़ा था अपन ने। तो मुझे मालूम है ये तो वर्ग माध्य मूल मान है, पर हमें मालूम है इसकी जो औकात है वो अधिकतम यहां तक जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं? शिखर मान। क्या बोलते हैं? शिखर मान। तो इसका विभव का भले ही 200 वोल्ट मीटर से आ गया, लेकिन इसकी औकात ज्यादा से ज्यादा शिखर मान तक जाएगी। तो हमने पढ़ा है VRMS बराबर V0/√2। बोलो भैया, √2 को इधर ले आऊंगा तो V0 बराबर 200√2। नहीं, यही बात समझ में, कहानी समझ में आ रही है? यानी प्रत्यावर्ती भले ही तुमने एसी डीसी सेम वोल्टेज पे, पर हमें मालूम है एसी बदलती है बार बार। और एसी कहां तक बदलेगी? मैक्सिमम 200 अंडर, क्योंकि भैया ये एसी विभव तो बदलने वाला विभव है ना। अब वो अधिकतम कहां तक जाएगा? शिखर मान तक जाएगा। और इसका शिखर मान कितना आ रहा है? 200√2। नहीं है? बात समझ में? सीन क्लियर है? तो इसीलिए बोलते हैं समान वोल्टेज पे एसी और डीसी ली जाए तो एसी ज्यादा खतरनाक होती है डीसी से। और कितने गुना खतरनाक होती है? √2 गुना। जो बोला समझ में आ गया? सोच लो। तो अब मैं पूरा पॉइंट मैंने सारे समझा दिए। अब मैं सीधा पॉइंट बोलता हूं, ठीक है? वह धारा जिसका परमाणु दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परमाणु दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं दिष्ट धारा कहलाती है। क्लियर? ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, दिष्ट धारा पर काम नहीं करता है। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत चुंबक नहीं बनाए जा सकते, दिष्ट धारा से विद्युत चुंबक बनाए जा सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, दिष्ट धारा तीनों प्रभाव दर्शाती है। वह यंत्र जिससे प्रत्यावर्ती धारा को नापा जा सकता है उसे दिष्ट धारा नापी जाएगी, और वह यंत्र जिससे दिष्ट धारा नापी जा सकती है उसे प्रत्यावर्ती धारा नहीं नापेगी। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। सीन क्लियर है? समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, समान वोल्टेज की दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ गए आप। पढ़ लो, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, है ना? एक ही शॉट में कराऊंगा। प्रतिघात से आप क्या समझते हैं और इसके बाद शायद प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं। यही है, दोनों एक ही बार में खत्म करा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुन लें। सारी चीजें गई तेल लेने, अपने को ज्यादा समझ में आता नहीं है। मेरे को एक पहेली बताओ पहले। एक मोड़ा है, बाको नाम है रमेश शर्मा का। हाँ, बाको एक भैया है, बाको दूसरो जो भैया है ना, बाको आधो नाम में मालूम है, पूरा तुम कर दो। बाको आधो नाम है सुरेश। शर्मा क्यों? अच्छा, सरनेम सेम होगो। सही कही तुमने।
समझ गए ना? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रतिरोध के परिवार के सदस्य हैं प्रतिघात, प्रतिबाधा। ओम ओम शांति ओम। क्लियर? प्रतिघात काय में नपेगा? ओम में। प्रतिबाधा काय में नपेगी? ओम में। प्रतिघात को अक्षर एक्स से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबाधा को अक्षर जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, प्रतिघात को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब आप ये होते क्या है, ये होते क्या है, तो आप इन्हें जाने ये होते क्या है। क्लियर? तैयार हो? पहले बताओ, कुछ याद आ रहा है? एक जमाना था जब अपन ने ये सब पढ़ा था, ठीक है? कौन सा बताओ मुंह पे थे? ये दो में, ये तीनों में, ये चारों में, तो बताओ जाको आंसर कितने हो? है 9। जैसे मैंने मान लिया ये R1, ये R2, ये R3 श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। आंसर बोलो, आंसर। वो तो सिर ही बता दे, सिर ने मान लिया मैं श्रेणी क्रम संयोजन में R1 + R2 + R3 करते हैं। आंसर तुमने 9 दे दो। अब तुम मुझे बताओ, जो 9 का है तुल्य प्रतिरोध, जो 9 का है तुल्य प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध कछु बोल दो। समझ गए? यानी इन तीनों को जब मिलमा बने वो, क्लियर? इन तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनकी औकात 9 ओम के प्रतिरोध के बराबर की होगी। समझ में आई बात? तो 9 ओम इन तीनों का क्या है? तुल्य प्रतिरोध। नहीं यही बात समझ में? समझ गए? पक्का? अबे नो तुम प्रतिरोध ही प्रतिरोध जोड़ रहे थे लला, अब तुम बहुत कछु जोड़ोगे। पूछो ऐसा काका जोड़ेंगे? बता रहा हूं काका जोड़ेंगे। कुंडली, कुंडली का प्रेरकत्व L, संधारित्र, संधारित्र की धारिता C, प्रतिरोध R। क्लियर है? अलग अलग चीजें जुड़ी हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? और इसे अक्षर जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? फिर से करते हैं। L C कितने जुड़े हैं? दो चीजें जुड़ी हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध को बोलेंगे प्रतिबाधा। चले ना कर रहा हूं। ये प्रतिरोध हो गया, ये कुंडली हो गई, इसके तुल्य प्रतिरोध को बोलेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। क्लियर? यहां तक सीन क्लियर सभी को? इसके, ये कुंडली है, इसके तुल्य प्रतिरोध को बोलेंगे प्रतिघात, इसके तुल्य प्रतिरोध को बोलेंगे प्रतिघात। समझ गए मेरी बात को? जब परिपथ में 2 या 2 से अधिक खंड जुड़े होते हैं, क्लियर? या जब परिपथ में 2 या 2 से अधिक अवयव जुड़े होते, खंड बोल दो चाहे अवयव बोल दो, बात एक ही है। चाय के अवयव क्या हैं? दूध, पत्ती, शक्कर, ये सब अवयव है। तीन मिलकर चाय बनती है। यस और नो? जाके अवयव को है? LCR बोलो भैया। जब किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक खंड जुड़े होते हैं, या जब किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक अवयव जुड़े होते हैं तो इसके परिणामी प्रतिरोध को, इसके तुल्य प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसको प्रतिबाधा क्यों बोला समझ में आया? मतलब इन दोनों को मिलमा है। ये जो हमारे मैंने तुल्य प्रतिरोध बताई ना, नोम, वो उसी टाइप की चीज है ये। नहीं यही बात है? जेड तुल्य प्रतिरोध है इन दोनों को मिला के, ऐसे जामे इन तीनों को मिला के, जामे इन दोनों को मिला के। नहीं यही बात समझ? जब किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। और जब किसी विद्युत परिपथ में केवल एक ही खंड जुड़ा होता है तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। तो इसको भी एक्स ही लिखता हूं अभी मैं। एक ही खंड जुड़ा है ना। अब सुनो, चूंकि अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
अब मैंने भैया मुझे कैसे पता पड़ेगी कि जे एक्स जाको है कि जाको है कि जाको है? बड़ो कलेस है तुए के नाने पहचान का पहचान। कुंडली, इसको प्रेरकत्व बोलते हैं, कुंडलियों का प्रेरकत्व होता है, तो इसको बोलेंगे प्रेरकत्व प्रतिघात। क्या बोलेंगे? एक्स प्रतिघात हो गया, सफिक्स में एल लग गई, पढ़ा था ना स्वप्रेरकत्व अनुप्रेरकत्व। बोलो भैया क्या बोलेंगे? जब मोए बोलो, हाँ बोलो प्रेरकत्व प्रतिघात, बोलो जोते। हाँ अब सी संधारित्र होता है, संधारित्र के अंदर लक्षण होता है धारिता का, धारितीय प्रतिघात। संधारित्र प्रतिघात बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धारितीय प्रतिघात, फिर से बोलो। हाँ प्रतिरोध प्रतिघात, लेकिन हम लोग इसे जहां पे भी डेरिवेशन करेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है, लेकिन चूंकि हम लोग स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह प्रतिरोध को हमने आर से ही प्रदर्शित किया है, तो हम उसे आर ही लिखेंगे। क्लियर? मैं जहां भी डेरिवेशन करूंगा आर ही लिखूंगा, लेकिन आर या एक्स आर बात एक ही है। सीन क्लियर है? तो जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही खंड जुड़ा होता है तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसमें शुद्ध परिपथ कौन सी है? शुद्ध जो शुद्ध है, जहां में मिलमा खिचड़ा सो ना बनना, एक ही एक जुड़ो है ना, शुद्ध प्रतिरोध परपथ, शुद्ध धारितीय परपथ, शुद्ध प्रेरकत्व परपथ नहीं है। शुद्ध बोल रहा हूं जाको मतलब क्या है? एक ही खंड जुड़ा है। जो बोला समझ में आया? तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया काय रे लल्ला प्रतिघात क्या होता है, तो लल्ला का के को, जब किसी विद्युत परपथ में एक ही खंड जुड़ा होता है तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे अक्षर एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। और जब किसी विद्युत परपथ में दो या दो से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे अक्षर जेड से प्रदर्शित, इसका मात्रक ओम होता है। समझ गए? पढ़ लो, प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों हो गए। यहां तक सभी को समझ में आया प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है? अब जैसे किसी जगह जेड लिखा है तो मुझे कैसे पता पड़ेगी कि ये जाका है कि जाका है कि जाका है? तो पहचान के लिए जे जाका है जेड एल सी आर, जे जाका है जेड एल सी, जे जाका है जेड आर एल। नहीं है बस समझ में? क्लियर है? वैसे आपके सिलेबस में अब यही रहा है, ये सब हट गए हैं। क्लियर है? बाकी का जब बताऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? तो किसी ने पूछा प्रतिघात क्या होता है तो बता दोगे? किसी ने पूछा प्रतिबाधा क्या होता है तो बता दोगे? पक्का? तो आज के लिए हम लोग खत्म करेंगे। रुको, एक खंड के प्रतिरोध को क्या बोलोगे? हाँ, दो या दो से ज्यादा होंगे तो सही कही तुमने। चलो ठीक है, जाओ, आज कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।